हेलो बच्चों, एक बहुत शानदार वीडियो डी कार्बोक्सिलेशन पर, जिसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग आना चाहिए और फिर मुझे ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि मुझे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मिल गई है। मतलब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि हमने पॉइंट याद कर रखे होते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमारा माइंड उसको पिक नहीं कर पाता एग्ज़ाम देते समय, टेस्ट देते समय, एग्जामिनेशन हॉल में। और फिर हम टेस्ट देने के बाद यदि इस बात पे सोचें कि मुझे तो ये आता था, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो एग्जामिनेशन हॉल में ही हमें क्लिक होना ज़रूरी है और तुरंत आंसर मिलेगा मेरे इन पॉइंट्स को सीखने के बाद। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ CO2। हमें पता है CO2 एक गैसियस मॉलिक्यूल, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है तो इजीली बाहर भी चला जाएगा। और ध्यान रहे, अब कंडीशंस पता होनी चाहिए। मैं डी कार्बोक्सिलेशन दो तरह से बताना चाहता हूँ। एक तो विद द हेल्प ऑफ एनी रिएजेंट, कोई रिएजेंट लेके मैं कराऊंगा, और एक है विद द हेल्प ऑफ हीट। मतलब बिना किसी रिएजेंट के केवल गर्म करने पर यदि डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उसको मैं इफेक्ट ऑफ हीट बोलना चाहता हूँ। और ये एग्जाम में ज़्यादा आता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता और वो क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल गया और शायद हम बहुत गिल्टी फील करते हैं एग्जाम के बाद। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के बाद ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें कि जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे एरो पर विदाउट एनी रिएजेंट हीट का साइन हो, ये बात दिमाग में होनी चाहिए, विदाउट एनी रिएजेंट हीट का साइन हो, मानकर चलने एसिड का हीटिंग इफेक्ट आ गया है। और जैसे ही आप ये पिक कर लेंगे बात, आपको सारे पॉइंट याद आ जाएंगे, उनमें से कोई एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में नजर आएगा, आप फटाक से आंसर बना डालेंगे। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि गर्म करने से एसिड में से CO2 किन किन कंडीशंस में हटती है। दो तीन पॉइंट है बच्चों, हालांकि पॉइंट बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारे लिए काम की बातें दो तीन ही हैं और उन्हीं में से कोई एक पॉइंट हमारे लिए पेपर में होता है। सबसे पहली बात क्या है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम कार्बन पर मोर देन वन COH ग्रुप है। जैसे ही एक कार्बन पे एक से ज्यादा COH ग्रुप है, अपने आप कुछ नहीं हटने वाला है, हीट करने पे CO2 हटेगा। मैं हर पॉइंट का एग्जांपल लेने वाला हूं, समझते जाएं। मुझे केवल इतनी सी प्रॉब्लम मिली, मान लो इतना सा क्वेश्चन मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले पे मत जाएं, आप केवल एरो पर हीट का साइन देखें एसिड के आगे और तुरंत अपने पॉइंट रिकॉल करके आंसर बनाए। मैंने फट देख लिया, एक कार्बन पे एक से ज्यादा COH है, हीट का साइन देखते CO2 हटा दें, ये हाइड्रोजन यहां काउंट कर दें। ऐसा करते ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। ये मेरा आंसर है। ये लीजिए अपना मेलोनिक एसिड, जिसमें एक कार्बन पे दो COH होते हैं और जैसे ही मेलोनिक एसिड के आगे हीट का साइन मिलता है, किसी एक CO2 को हटा दें, ये H यहां काउंट हो गया। ध्यान रहे, एसिटिक एसिड मतलब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। कितना आसान है, लेकिन पिक होना जरूरी है। अब एक बात सिखाता हूं कि आपको न जाने कितने सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो एक ये प्रॉब्लम आपको मिलती है। मतलब आपको साइनाइड के आगे किसी एरो पर H3O+ या इसका मतलब क्या होता है एसिडिक मीडियम में मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करना चाहता हूं, या कोई भी एसिड लिखा हुआ हो, कई बार HCl लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार H2SO4 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब भी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के आगे, मैंने ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड की बात भी बताऊंगा, एसिडिक मीडियम आ जाए, तो आप उस मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड हैं, या मैं ऐसा बोल दूं कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से कट कर दें मॉलिक्यूल को। 3 बॉन्ड थे कार्बन पे, 3 OH लगाते हैं, तो मैंने कार्बन पे 3 OH लगा दिए। जितने बॉन्ड थे उतने OH लगाने हैं और मुझे पता होना चाहिए सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH नहीं रहते। यहां तो क्या होता है, हीट करने पे CO2 उड़ती है, इस जगह क्या होता है, अपने आप वाटर रिमूव होता है और ऐसा होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पता है मुझे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ये लो प्रॉब्लम ऐसे मिलेगी। उसने ये लिखा और इसके आगे फिर उसने हीट का साइन लगा के भी पूछ लिया। मैं कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। अब मुझे पता होना चाहिए कि साइनाइड के आगे H3O+ है, इसका मतलब ए आंसर क्या होगा बच्चों मेरा, एक ही कार्बन पे 2 COH आ जाएंगे। ये लो डायरेक्ट बना दिया मैंने। अब मुझे पता है कि एक कार्बन पे 2 COH है, 2 से ज्यादा COH है, हीट का साइन है, मैं CO2 हटाऊंगा और मेरा बी आंसर ये लीजिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। प्रॉब्लम इस तरह से होती है एग्जाम में। मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया हो। एक कंडीशन बता दी है मैंने,
व्हेन मोर देन वन COH ग्रुप सेम कार्बन पर हैं, अपने आप कुछ नहीं हटने वाला, हीट करने पर आप CO2 हटा दें और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। पता है सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि जैसे ही मुझे किसी फॉर्मूले में एसिड की बीटा पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मिलता है, हम उसको बीटा कीटो एसिड बोलते हैं। कई बार बीटा कीटो एसिड की बजाय बीटा कीटो सॉल्ट भी दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी सी बात है कि एसिड या उसके सॉल्ट की बीटा पोजीशन पे यदि कीटोन है, हीट का साइन दिया हुआ है, आप फिर CO2 हटा दें। मैंने अपना पॉइंट रिपीट करना है, बीटा कीटो एसिड ऑब्लिक बीटा कीटो सॉल्ट हीट करने पर CO2 देते हैं। देखो, मुझे प्रॉब्लम ऐसे मिलनी है ये लो, इतना सा क्वेश्चन है। मैंने देखा ये एसिड इस कार्बन पे जुड़ा है, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, बीटा कीटो एसिड है, हीट का साइन दिया हुआ है, मैं CO2 हटाऊंगा, ये हाइड्रोजन यहां काउंट हो जाएगा और ये लो मेरा आंसर हो गया। इतनी सी बात। यहां सॉल्ट होता, COH की जगह CO माइनस होता, तब भी मैं ये आंसर बनाता। तो एक पॉइंट और सीख लो, बीटा कीटो एसिड या सॉल्ट भी हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन शो करते हैं। मान लीजिए मैंने इस बात को इस तरह से अप्लाई कर दिया, ये लो। अब मैं दोनों पॉइंट को कंबाइन कर रहा हूं। ये लीजिए, मुझे इतनी सी प्रॉब्लम मिली, इतना सा क्वेश्चन मिला। मैंने क्या देखा, एसिड के आगे हीट का साइन आते हीटिंग इफेक्ट दिमाग में आना चाहिए। मैंने पाया सेम कार्बन पे 2 COH हैं, हीट कर रहा हूं, मैं CO2 हटा दूंगा, ये H यहां काउंट हो गया। मतलब क्या हुआ भाई, इस कार्बन पर मुझे COH मिल गया, ये H मैंने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा है। मेरा दूसरा पॉइंट भी आ गया है, हीट करूंगा फिर CO2 हट जाएगी, मैं बोलूंगा साइक्लोहेक्सेनोन बन गया। चीजें बच्चों वर्बली बनती हैं। अब इनकी सबकी मैकेनिज्म होती है, सबकी होती है। एग्जामिनेशन हॉल में ये हमारे की पॉइंट रोल प्ले करते हैं, यही आंसर देते हैं, इन्हीं से बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, हर साल रैंक लेकर आते हैं। आप भी लेकर आएंगे, लेकिन इन पॉइंट्स को समझने और याद करके यूज लेने के बाद। 2 पॉइंट बता दिए हैं। अब मैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, उसको थोड़ा समझना और फिर मैं उसका लॉजिक या रीजन लूंगा। देखते जाओ। जैसे मुझे बीटा कीटो एसिड वाली प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन मिलता है, हर बुक में आया हुआ और हर एग्जाम में आया हुआ। मुझे एक बाईसाइक्लो कंपाउंड मिला और आप खुद देखें, ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, इसके आगे हीट का साइन मिला, मतलब बीटा कीटो एसिड ही दिया हुआ है। मेरा आंसर है बच्चों नो रिएक्शन। मतलब यहां मेरी कंडीशन, जो थ्योरेटिकल कंडीशन है, वो फुलफिल हो रही है। उसके बावजूद मैं डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कर रहा। पुराने आप जेई के पेपर देख लें और नीट वाले बच्चों के लिए कह दूं, एज इट इज पेपर में हो सकता है ये क्वेश्चन, हो सकता है, मतलब आपके पेपर में आ सकता है, इसे इसको ध्यान रखें। जेई में कई बार ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है, एडवांस लेवल पर मुझे ये बात आनी चाहिए। तो मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि आखिर यहां डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं हुआ। तो एक बात सीख लें, आप लोगों को बेसिक्स में एक बात पढ़ाएगी, ब्रिट रूल पढ़ाया अपन ने। और ब्रिट रूल में क्या कहा अपन ने कि ब्रिज हेडेड कार्बन जो होते हैं, ये ब्रिज हेड वाले कार्बन है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, और ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहते। शर्त है जब तक कि रिंग में 8 या उससे कम कार्बन क्यों नहीं, 8 से कम कार्बन क्यों नहीं है। 8 या 8 से ज्यादा कार्बन है तो यहां डबल बॉन्ड या यहां sp2 कैरेक्टर आने की संभावनाएं होने लगती हैं। 8 से कम कार्बन में यहां sp2 कैरेक्टर नहीं आता। तो कोई सोच रहा होगा sp2 कैरेक्टर कहां है, ये कार्बन तो sp3 दिख रहा है। इसके लिए मुझे आपको प्रोसीजर सिखाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे मैकेनिज्म देनी पड़ेगी और ढंग से समझना। मैं इस एग्जाम्पल को जो मैंने लिख रखा है, मैंने कहा हीट करने पे CO2 निकल गई, कैसे निकलेगी वो सिखाना चाहता हूं, समझना। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को लिखा RCO, येलो CH2, येलो COH। अब एक वर्ड हमें बुक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बार बार पढ़ने को मिलता है, नो डाउट वो हायर क्लासेस का टॉपिक है। हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ऐसा वर्ड कई बार क्वेश्चंस में सुनते हैं। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि किसी पेरीफ्री पर साइकिल का फॉर्मेशन हो जाए, किसी भी रिएक्शन के दौरान पेरीफ्री पर या साइकिल फॉर्म हो रही है, एज ए इंटरमीडिएट नहीं बोलना चाहिए, एज ए ट्रांजिशन स्टेट, उसको आप क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जांपल अब समझना कैसे CO2 हटी। देखिए, मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा तीव्र पोलरिटी आने से यहां नेगेटिव पोल और यहां पॉजिटिव पोल बनेगा।
हमें पता है इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस की शर्त में भी है, मतलब ये यहाँ जाएगा तो ये लोन पेयर यहाँ आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की रिकवरी करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ एक अट्रैक्शन बनने लगेगा। तो मैं इन बातों को कुछ इस तरह से बता रहा हूं कि मैंने कहा ये बॉन्ड यहां बन गया, ये बॉन्ड यहां बन गया, ये बॉन्ड यहां बन गया। यहां कैसे बन गया अभी बताया मैंने, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल। ऐसा होने से बीच में एक साइकिल फॉर्म हुई है बच्चों, मैं उसको बना के दिखाता हूं। ये लो, हुआ क्या, यहां एक अट्रैक्शन बनने लग गया, ये बॉन्ड ब्रेक होने लग गया, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आने लग गया, ये बॉन्ड भी मैं कह रहा हूं ब्रेक होने लग गया, यहां डबल बॉन्ड आने लग गया और यहां सिंगल बॉन्ड होने लग गया, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड होने लग गया। अब आप देखो कि ये ट्रांजिशन स्टेट है और 6 मेंबर साइकिल है, 1 2 3 4 5 6, और 6 मेंबर साइकिल स्टेबल होती है। इमीडिएटली क्या होगा, ये CO2 यहां से एस्केप आउट हो जाएगी क्योंकि वो एक गैसियस मॉलिक्यूल है, अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब CO2 चलेगी तो आप देखो क्या हुआ, कार्बन R पे C पे क्या आ गया, OH, ये लो RCOH, यहां बॉन्ड कैसा बन रहा है, डबल। ये लीजिए इनॉल बना है बच्चों, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनॉल बनता है। अब मैं इसमें टॉटोमेरिज्म करूंगा और टॉटोमेरिज्म करने से ये लो कीटोन बन गया। तो जो आंसर अपन डायरेक्ट बनाते हैं ऐसे प्रोसीजर ये है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे काम नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूं, सिर्फ हमारे की पॉइंट से आंसर बनता है। अब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। अब मुझे पता होना चाहिए कि डी कार्बोक्सिलेशन के दौरान बीच में इनॉल फॉर्म बनती है। इनॉल भी कहां बनी, आप खुद देख लो, ये कार्बन मेरा अल्फा और ये कार्बन बीटा, अल्फा बीटा कार्बन के पीछे बनी है, तो ये रहा अल्फा बीटा कार्बन, मतलब यहां इनके पीछे डबल बॉन्ड आया, देख लो ये आया हुआ डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड मैंने बोला है अभी ब्रिज हेड पर नहीं आएगा, दैट्स वाई इस रिएक्शन में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई, हेड पर डबल बॉन्ड या sp2 कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, मान लो कि मैं बाईसाइक्लो कंपाउंड ही ले रहा हूं और यहां COH लिख रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, बाईसाइक्लो देखते ही मना कर देते हैं, अरे यार ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा। इस बार देखो अल्फा बीटा कार्बन जो है वो ब्रिज हेड वाला कार्बन नहीं है और हीट का साइन दे रखा है, मैं CO2 हटाऊंगा, नो डाउट मेरा आंसर ये बन जाएगा। हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, ये बात समझ में आ गई हो, सेकंड कंडीशन समझ में आ गई हो, बीटा कीटो एसिड हीट करने पर CO2 देते हैं। लेकिन हेड वाली बात, बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड वाली बात ध्यान रखना, मैंने अपना लॉजिक दे दिया है। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं कि हीट करने पे CO2 और कब हटती है, जिस किसी एसिड में बीटा और गामा पोजीशन के बीच में पाई बॉन्ड है, वहां भी हीट करने से CO2 हटेगा। समझना, मैं एग्जांपल लेता हूं, सीखना। ये लो मैंने क्या किया कि कोई बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड ले लिया मान लो, और उसके आगे केवल मुझे हीट का साइन मिलेगा। समझना, ये लो कोई जरूरी नहीं साइक्लिक फार्मूला, मैंने ऐसे ही फार्मूला बना दिया, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये लो अल्फा बीटा और गामा के बीच में अनसैचुरेशन है, मैं हीट का साइन लगा रहा हूं। आपको कंडीशन देखी, तुरंत CO2 हटा दो, ये H यहां काउंट हो गया, ये लो ये आंसर है अपना डायरेक्ट। उसी तरह की मैकेनिज्म होगी। अब मैं एक अच्छी प्रॉब्लम लेता हूं कि मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन मिल गया, ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इसके आगे हीट का साइन आ गया। नो डाउट कंडीशन है, मैंने CO2 हटाया, ये H मेरा यहां काउंट हो गया और काउंट होते ही मैंने अपना आंसर बनाया। और जब मैं देखता हूं तो ऑप्शन में ये मिलता है, लेकिन जब मैं की मिलाता हूं तो मामला गड़बड़ होता है। ये आंसर रॉन्ग है बच्चों, आंसर ब्यूटवनीन बनेगा, ब्यूटवनीन बनेगा। क्यों और कैसे समझ लो और फिर देख लेना क्या होता है। एक्चुअली इसमें से वाटर कैसे, CO2 कैसे हटी वो बताना चाहता हूं मैं आपको। ये लीजिए, मैंने इसी फॉर्मूले को जो दे रखा है ना मुझे, इस फॉर्मूले को मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ये लो, वही तरीका, वही पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, वही काम कर रहा हूं। मैं कहूंगा ये बॉन्ड यहां आएगा, ऐसा होता है ये CO2 और ये, तो ये बॉन्ड यहां आएगा और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगी। अब देखो 6 मेंबर साइकिल बन गया, डायरेक्ट आंसर बताओ। देखो पाई बॉन्ड क्या हुआ, जो यहां पाई बॉन्ड था वो यहां शिफ्ट हो रहा है,
मतलब टुवार्ड्स COH एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। ये लो डायरेक्ट बता रहा हूं, ये आंसर बन गया। ये भी पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म है। तो 3 कंडीशंस बताई हैं, तीनों समझ में आ गई हो बच्चों। ध्यान रहे, सेम कार्बन पे मोर देन 1 COH होने पे ऐसा काम होता है, बीटा कीटो एसिड में ऐसा होता है, और बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है तब भी आप ये काम करेंगे। एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत बार मिलने हैं। मैंने सारे जो एसिड लिए वो मोनोकार्बोक्सिलिक थे, हालांकि जैम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COH थे। मैं आपको जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने उन पे भी हीट का इफेक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया। मैं ध्यान रहे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत के जो 5-6 फॉर्मूले हैं वो मुझे मेमोराइज होने चाहिए, एनी टाइम आने चाहिए, उनको ढंग से समझना। मैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा हूं, और ध्यान रहे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं शुरुआत के 5, उनको मैं बोर्ड पे लिखता हूं। उनको मैं हमेशा OMSGA बोलता हूं बच्चों। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक। इन फॉर्मूलों को कैसे याद, मैंने कैसे किया था जब मैं खुद पढ़ता था, वो बताना चाहता हूं कि इसी सीक्वेंस में याद रहते हैं। फॉर्मूला कैसे बताया जाता है मैं बोर्ड पे लिखूंगा अभी, और फिर अपन इन पे इफेक्ट ऑफ हीट देखेंगे और समझना सारी बात। O फॉर ऑक्जेलिक है और M फॉर मेलोनिक है। थोड़ी देर पहले मेलोनिक एसिड लिखा था मैंने, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने कैसे याद किया वो तरीका बता रहा हूं। OM ओम हो गया, ओम मेरे बड़े मामा का नाम है। ये मेरे खुद का नाम आ गया सुनील गौड़, तो मामा बड़ा है, फिर मैं हूं छोटा, और ये उससे छोटा मेरा भाई अरविंद। हालांकि अब मेरे बच्चे का नाम भी अभिषेक है, लेकिन जब मैं खुद पढ़ता था तब की बात बता रहा हूं कि मेरे भाई का नाम अरविंद, तो मुझे हमेशा याद रहता था मामा, फिर मैं, फिर मेरा छोटा भाई, और उसी सीक्वेंस में मुझे याद रहता है OMSGA। अब मैं फॉर्मूले याद करने के तरीके बता रहा हूं। जिस किसी फॉर्मूले को मैं पूछूं, मान लीजिए मैंने एडिपिक एसिड पूछ लिया, तो आपने गिना, आपने OMSGA, मतलब इस सीक्वेंस में 5 नंबर पे आ रहा है वो। तो इस सीक्वेंस में जो रैंकिंग है फॉर्मूले की, उससे एक कम CH2 2 COH के बीच में बोलना है। तो आपको क्या बोलना चाहिए? एडिपिक एसिड 2 COH के बीच में 4 CH2। मेलोनिक पूछ लिया, OM मतलब दूसरे नंबर पे आया, मतलब 2 COH के बीच में 1 CH2। सक्सेनिक पूछ लिया, 3 नंबर पे आया, मतलब 2 COH के बीच में 2 CH2। ग्लूटेरिक आ गया, इसका मतलब 4 नंबर पे आता है वो, तो 3 CH2। ये फॉर्मूले बताने का तरीका है। तो ये लीजिए, मैंने 2 COH आपस में जोड़ दिए, मतलब पहली रैंक थी जिनमें कोई CH2 नहीं है। ये फॉर्मूला बच्चों ऑक्जेलिक एसिड का हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से ऐसा बोल दूं तो गलत नहीं होगा कि मैं इनकी होमोलोगस सीरीज बना रहा हूं। और होमोलोगस सीरीज बनाते समय क्या करते हैं अपन, 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस ही तो होता है। तो मैंने मेलोनिक बना दिया। फिर मैंने क्या किया, ये लीजिए एक CH2 और बढ़ा दिया भाई, और ऐसा करते ही मुझे सक्सेनिक एसिड मिल गया। और फिर एक CH2 बढ़ाया मैंने, ये लो, ये CH2 बढ़ गया, और ऐसा होते ही मैंने ग्लूटेरिक एसिड लिख दिया, ग्लूटेरिक एसिड। एंड लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, जिसमें मैं क्या करता हूं, 2 COH के बीच में 4 CH2 लिखता हूं, क्योंकि पोजीशन 5वीं थी, मतलब एक CH2 कम बोलना है। और ये लो एडिपिक एसिड, ये इसका नाम एडिपिक एसिड। अब क्या होता है, इन सब के आज के मुझे एरो पर हीट का साइन मिलता है। यहां एक अलग रिजल्ट है, उसको थोड़ा सा ढंग से सीख लें बच्चों, थोड़ा सा ढंग से सीख लें। मैं इन 5 एसिड पे हीट का इफेक्ट बताना चाहता हूं। ऑक्जेलिक और मेलोनिक एसिड गर्म करने पे CO2 देते हैं। देखिए अपना पॉइंट पड़ा है, एक कार्बन पे 2 COH हैं, वही एक CO2 हटा दी मैंने, ये यहां काउंट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, एसिटिक एसिड फॉर्म हो गया। ऑक्जेलिक एसिड में भी क्या होता है, एक कार्बन पे, हालांकि एक ही कार्बन पे 2 COH नहीं है, लेकिन यहाँ 2 COH आपस में कनेक्टेड हैं, तो हीट करने पर CO2 हट गई, फॉर्मिक एसिड बन गया। ध्यान रखिए, फॉर्मिक एसिड का कमर्शियल प्रिपरेशन माना जाता था, लेकिन इस एरो पे ग्लिसरॉल लिखा हुआ मिलेगा आपको, और 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा। ये कंडीशन थोड़ा याद करना है बच्चों। मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्जेलिक और मेलोनिक एसिड हीट करने पर CO2 देते हैं। अब आ रही है जबरदस्त बात,
सक्सेनिक और ग्लूटेरिक एसिड जो हैं हीट करने पर CO2 नहीं देते, इनमें से वाटर हटता है। तो ये लो सक्सेनिक एसिड में से वाटर हट गया, एक H और एक OH, और ऐसा होने से साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया बच्चों, और सक्सेनिक एसिड का एनहाइड्राइड बना जिसको मैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड बोलूंगा। ये लो सक्सेनिक एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया। इसी तरह से यहां होने वाला है, इसमें से भी क्या होगा, इसमें से भी क्या होगा, ध्यान रहे, वाटर हटेगा और एक 5 मेंबर्ड साइकिल बन जाएगी और साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया। मैं ग्लूटेरिक एसिड का एनहाइड्राइड बताऊंगा। ये पॉइंट बार बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बार बार। ये लीजिए, मैंने यहां आना, इसमें बड़ी जोरदार सी बात है, इसमें से वाटर भी हटता है, CO2 भी हटती है, और एक 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन बनता है, साथ में CO2 भी हटती है और साथ में वाटर भी बनता है। तो ये एक जबरदस्त रिजल्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ऑक्सैलिक और मेलोनिक ने हीट करने पे CO2 दिया, सक्सेनिक और ग्लूटेरिक ने हीट करने पर वाटर दिया और साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाया, और एडिपिक में से CO2 और वाटर दोनों हटी और साइक्लिक कीटोन 5 मेंबर्ड कीटोन बन गया। अब एक बात देखना, जैसे मान लो मुझे थैलिक एसिड मिल गया, ये लो थैलिक एसिड, कई बार क्वेश्चंस में बात काम आएगी, इसके आगे हीट का साइन मिलेगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, साइकिल में यदि एडजेसेंट पोजीशंस पे COH लगे हुए, जैसे यहां लगे हुए, तो आप उसमें से वाटर हटा दें, और ऐसा करने से साइक्लिक एनहाइड्राइड फिर बन रहा है जिसको मैं थैलिक एनहाइड्राइड बोलूंगा। तो एक पॉइंट नया बोल दिया मैंने, साइकिल पे एडजेसेंट पोजीशन पे यदि 2 COH लगे हुए हैं तो हीट करने पर CO2 नहीं हटानी, वाटर हटाना है और साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाना है। तो ये आपके मोनोकार्बोक्सिलिक और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे मैंने हीट का इफेक्ट बताया। हालांकि कुछ केसेस में डीकार्बोक्सिलेशन न होकर डिहाइड्रेशन हुआ है, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन सारी डीकार्बोक्सिलेशन की हीटिंग की कंडीशन समझ में आ गई हो। एक छोटी सी बात, यदि किसी एसिड के आगे एरो पर NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड लिखा जिसको अपन सोडा लाइम बोलते हैं, तब भी डीकार्बोक्सिलेशन करना है जिसको अपन सोडा लाइम रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं छोटी सी बात सोडा लाइम रिएक्शन की भी बता दूं, ढंग से समझ लें उसको, सीख लें उसको, क्योंकि उस पर भी बहुत प्रॉब्लम मिलती है, समझते जाना, ताकि अपना डीकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट हो जाए। और इसमें क्या हो रहा है, मैं विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट CO2 हटा रहा हूं, समझना। ये लो, मैं बात कर रहा हूं सोडा लाइम रिएक्शन की, ध्यान रहे, अभी मैंने क्या बोला है, NaOH और CaO के मिक्सचर को, इस मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं। आपको न जाने कितने सारे क्वेश्चंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे एरो पर ये रिएजेंट लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन रिएजेंट की प्रेजेंस में है। आप बच्चों CO2 हटा देना और ये लो आपका आंसर बन गया। आप खुद देखें, CO2 हटने का मतलब कार्बन गायब हो गया। इसका मतलब रिएक्शंस में हमेशा स्टेप डाउन होता है। मतलब क्या है, कार्बनों का नंबर कम हो जाता है। जब भी मुझे कन्वर्जेंस के दौरान, इंट्रा कन्वर्जेंस के दौरान कार्बन घटाने होंगे, मैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज लूंगा। अब बात है ये कैसे हुआ, समझें, और एक अच्छा रिजल्ट। ये लो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे पहले बेस से रिएक्ट हुआ और सॉल्ट बना बैठा। ये लो, मैंने सॉल्ट और वाटर बना दिया। अब मुझे पता है कि जो सॉल्ट है वो लिखा मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन यहां इस R को मैंने बाहर निकाला। CO2 मैं फिर बोल रहा हूं गैसियस मॉलिक्यूल है, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप को मैं शॉर्टकट में GLG बोलता हूं। ऐसा होते ही R- बन गया। ये सबसे अच्छा पॉइंट है बच्चों। मैं कहूंगा कार्बन आयन इसका इंटरमीडिएट है। अब जो मैंने वाटर हटाया वो वाटर लिखा, और फिर मेरे पुराने वीडियो याद करें, एनायन आ रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करवाओ, और ये लो RH बन गया जो मैंने लिख रखा है। CaO का काम क्या है, एक तो वो NaOH को गीला होने से, हाइड्रेटेड होने से बचाती है, और दूसरा आप खुद देख रहे हैं CO2 जो हटी उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। मतलब CO2 रिएक्शन मिक्सचर से हटने लगी, मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अब क्वेश्चन क्या मिलता है, मुझे कुछ एसिड लिखे हुए मिलेंगे और वो कहेगा इनको डीकार्बोक्सिलेशन के रेट के ऑर्डर में अरेंज करो। आपको पता होना चाहिए सोडा लाइम में इंटरमीडिएट कार्बन आयन है। इसका मतलब जिन एसिड्स के कार्बन आयन स्टेबल है
उनका डीकार्बोक्सिलेशन उतना फास्ट होगा। मुझे तो प्रॉब्लम इतनी सी मिली, मान लो मुझे तो प्रोपेनोइक एसिड, मुझे प्रोपिनोइक एसिड और मुझे मान लो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और इनके डीकार्बोक्सिलेशन की रेट पूछा है। मुझे पता होना चाहिए CO2 जब मैं हटाऊंगा, यहां से भी मैंने मैकेनिज्म में बताया है, तो कार्बन आयन बनेगा। तीनों कार्बन आयन बना दिए, मुझे पता है ये कार्बन आयन मोस्ट और लीस्ट स्टेबल है, तो मैं कह सकता हूं कि जब नीचे आ रहा हूं तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ रहा है। मेरा पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। मान लीजिए मुझे ये कंपैरिजन मिल गया, मुझे इतना सा कंपैरिजन मिला और मुझसे पूछा गया कि इनके डीकार्बोक्सिलेशन को कंपेयर करना है, तो मेरा काम तो एक ही है बच्चों, CO2 हटाने के बाद अल्फा कार्बन पर आप नेगेटिव चार्ज बनाकर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लें। sp2 एविड कार्बन पे नेगेटिव है, sp3 पे नेगेटिव है, sp2 पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। दैट्स वाई मैं बोलूंगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन इससे फास्ट होगा। मेरी ये बात सोडा लाइम वाली बात समझ में आ गई हो, लेकिन एक बात फिर बोल दूं, पहचान में आना जरूरी है कि सोडा लाइम है। पहचान क्या है? NaOH और CaO किसी भी एसिड के आगे लिखा हुआ मिले, सोडा लाइम, और करना क्या, केवल CO2 गायब कर देना, CO2 गायब कर देना, ये H यहां जोड़ देना, RH बना देना। मान लीजिए मैं यहां बेंजोइक एसिड ले लेता हूं, सेम कंडीशन एरो पे लिखता हूं, CO2 हटाता हूं, H यहां आ गया, बेंजीन बन गया। फिर बोल रहा हूं बच्चों, इस सब्जेक्ट की सबसे खूबसूरती यह है कि एक ही रिएक्शन बार बार रिपीट होती है। क्या एल्केन, क्या बेंजीन का प्रिपरेशन नहीं हो गया, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैंने एक रिएक्शन तैयार किया, 3 चैप्टर तैयार होते हैं। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर इन चीजों को इसी सीक्वेंस में पढ़ें, क्वेश्चंस निकालें, प्रॉब्लम निकालें और सिलेक्शन की बातें करें। और मेरे इन वीडियो का यूज तभी होगा, तभी आपको बेनिफिट होगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसके रिजल्ट, इसके की पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर उसको माइंड में सेट करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। अदरवाइज एक बार इसको देखने से हमें याद हो जाता तो शायद इन किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं थी। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी वीडियो की, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।